हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बायो बूस्ट विद कामना पे। और आज हम करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी से क्वेश्चन और साथ साथ उसका रैपिड रिवाइज भी करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन से मैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन लेके आई हूँ और उससे हम रिवाइज करेंगे। इसका जो आंसर है वो हम अपने नोट्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। पहला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज को आप क्या बोलते हो? जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है उसको आप क्या बोलते हो? पॉपुलेशन बच्चों, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल इन एन एरिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर मल्टीपल पॉपुलेशन, जैसे कि एक एरिया है और यहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन है, कोई ऐसी पॉपुलेशन है, कोई ऐसी स्क्वायर लगा लो, ऐसी वाली स्पीसीज है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पॉपुलेशन यानी कि मल्टीपल स्पीसीज है यहाँ पे। ठीक है, अगर बहुत सारी स्पीसीज हैं तो उसको तुम क्या बोलोगे? मल्टीपल पॉपुलेशन लिविंग इन एन एरिया, उसको तुम बोलते हो बेटा कम्युनिटी। इकोलॉजी टर्म में क्या बोलते हो? कम्युनिटी बोलते हो। ये देखो, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होती है? इंटरेक्शन अमंग ऑल स्पीसीज इन एन एरिया। जितनी भी स्पीसीज, जो ऑल स्पीसीज यानी कि मल्टीपल टाइप ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, इससे देखो ये रहा, ये है कम्युनिटी इकोलॉजी का एग्जांपल। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज दिख रही हैं, तो कम्युनिटी इकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो कि जहाँ पे बहुत सारे जो स्पीसीज हैं, जितनी भी वहां पे स्पीसीज हैं, उसका एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है भैया? फ्रेंडली इंटरेक्शन है, प्रिडेशन प्रिडेशन वाला इंटरेक्शन है, या फिर पैरासिटिज्म वाला इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म वाला इंटरेक्शन है। तो ये वाले जो सारे इंटरेक्शन है ये आप पढ़ते हो कम्युनिटी इकोलॉजी में, जहाँ पे बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो एक साथ रह रही हैं और उनका जो उनके एनवायरमेंट के साथ या दूसरी वाली स्पीसीज के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये पढ़ते हो आप कम्युनिटी इकोलॉजी में। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में जो सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स लगा लो, इसमें तुम उनका एज पिरामिड पढ़ते हो, बर्थ रेट, डेथ रेट पढ़ते हो। ठीक है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो ना, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ते हो भैया, बर्थ रेट पढ़ते हो, डेथ रेट पढ़ते हो, एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, एज पिरामिड पढ़ते हो, ये ग्रोथ कैसे होती है उसकी, ये सब मॉडल पढ़ते हो। तो चलो उससे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले पैराग्राफ से एनसीईआरटी के। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नियरली सेम प्रेसिपिटेशन इन विच एरिया। सेम सेम प्रेसिपिटेशन कहाँ से? जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में वो डायग्राम नहीं है जहाँ पे टुंड्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, डेजर्ट और ये सब है, तो वहां से क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल। क्या है बेटा? रेनफॉल। तो ऐसे दो फॉरेस्ट बताओ जिसमें सेम सेम रेन फॉरेस्ट हो, जिसकी सेम सेम रेन एक्टिविटीज हो, यानी कि जो वाटर का अमाउंट है वहां पे सेम सेम हो। देखो जी, टेम्परेट फॉरेस्ट और कॉनिफरस फॉरेस्ट में सेम सेम प्रेसिपिटेशन होता है लगातार, मतलब कि सेम सेम बारिश होती है, नियरली सेम सेम। ठीक है, डेजर्ट में तो बहुत कम बारिश होती है और टुंड्रा में भी। देखो जी, ये देखो इस वाले से मैंने बनाया है ये क्वेश्चन कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है। किसमें? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। अब क्वेश्चन आ गया इस ग्राफ से कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और सबसे ज्यादा रेनफॉल किसमें होती है, तो तुम्हारा आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर सेम सेम नियरली सेम सेम प्रेसिपिटेशन, सेम सेम रेनफॉल किसमें होती है, तो आंसर होगा आपका टेम्परेट और कॉनिफरस फॉरेस्ट। और जहां पे बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल होती है ना, बहुत ही कम, वो होती है बेटा डेजर्ट में। टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन रेनफॉल कम है। अगर क्वेश्चन यहां से आ गया कि टेम्परेचर कम है और रेनफॉल भी कम है, तो आर्कटिक टुंड्रा आपका आंसर हो जाएगा। और नीट में कहा कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, बताओ। तो आप इस ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, फोर्थ करना है अपन को, फोर्थ नहीं डाला, ठीक है, फोर्थ मैंने ग्राफ से ही करवा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन साइज टेक्निकली तुम क्या बोलते हो? कोई भी पॉपुलेशन है वो बड़ी है, छोटी है, कैसी है, उसको तुम क्या बोलते हो? ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, पैराग्राफ से उठा के लेके आई हूँ जस्ट, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की लाइन से ही आएगा, है ना। या तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन आपको उठा के दे देंगे, ट्रू फॉल पूछ लेंगे, असर्जन और ये वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली तुम क्या बोलते हो? टर्म क्या है उसकी? पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसको तुम डिनोट कैसे करते हो? एन से, एन से डिनोट करते हो। ठीक है, जिसको तुम जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स में ही मेजर हो। ठीक है, अब ये है अपने नोट्स से आंसर इसका। पॉपुलेशन डेंसिटी को तुम नंबर से मेजर कर सकते हो, बायोमास से मेजर कर सकते हो, और उसने कितना परसेंट एरिया कवर किया हुआ है। जैसे कि ये बैनियन ट्री है और इसके पास पार्थिनियम ग्रास वाले जो है वो प्लांट्स उगे हुए होते हैं। देखो पार्थिनियम ग्रास का तो कितना ज्यादा नंबर है। हाँ, तो इसने तो
बहुत ज्यादा नंबर है। और बायोमास किसका ज्यादा है? बेनियन ट्री का ज्यादा है। ठीक है, और परसेंट कवर किसने ज्यादा कर रखा है भैया? पार्थेनियम ग्रास ने कर रखा है ना। लेकिन इफेक्ट किसका ज्यादा है? बेनियन ट्री का है। बायोमास भी इसका ज्यादा है। और नंबर डेंसिटी किसकी ज्यादा है? नंबर किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। पार्थेनियम ग्रास का, इसका नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखो, सिग्मोइड कर्व जो होता है, जैसे कि ये था, एक तो ये था मॉडल था, ठीक है, और एक ये मॉडल था। इस वाले मॉडल का क्या नाम है जो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर टच कर रहा था? उसी का था एस शेप ग्राफ, सिग्मोइड ग्राफ। ठीक है, तो ये किसका मॉडल का आंसर है? कौन सी ग्रोथ होती है इसमें? इसमें होती है, इसमें तो होती है एक्सपोनेंशियल जे वाले में, और एस वाले में होती है लॉजिस्टिक, जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज और ये सब चीजें होती है। देखो ये तो एक्सपोनेंशियल है, इसको तुम जे शेप बोलोगे, और ये है एस शेप, जो कि कैरिंग कैपेसिटी से आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसकी ग्रोथ होती ही नहीं है। ठीक है, के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, ये है लॉजिस्टिक मॉडल। ओके, अगर आपने रिवाइज किया होगा ना तो आपको पता होगा। अब देखो ये नीट 2024 में कहां से क्वेश्चन आओगे? फॉर्मूला दे दिया तुमसे, पूछा है भैया के क्या है? के क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज तो बेटा आर होता है। एन का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि के। उसके बाद उसी पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ ही नहीं होगी। जैसे कि आपके पास पर्टिकुलर ये एरिया है 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया पूरा फिल हो गया, मतलब कि इसमें 100 हाथी ही आ सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें हाथी आएंगे तो ये जो हैबिटेट है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि ये जो हैबिटेट है, ये जो एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ 100 हाथियों को ही रख सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। उससे ज्यादा रखेगा तो क्या होगा? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी स्पीसीज, है ना। अब ज्यादा हाथी होंगे तो जितनी भी एलिफेंट ग्रास है वो सारी खा जाएंगे। सारी खा जाएंगे तो वहां पे जो डियर छुपते हैं, है ना, लॉइन से बचने के लिए, तो लॉइन जल्दी ही उन सारे डियर्स को खा जाएगा, फिर डियर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे अगर लॉइन को खाना नहीं मिलेगा, डियर तो सारे एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो जिस घास में छुपते थे वो सारे हाथी ने खा लिए। तो क्या होगा? तो ऐसे हैबिटेट की जो स्पीसीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाती है। तो ये होता है बेटा लॉजिस्टिक मॉडल, जिसमें जो पर्टिकुलर एरिया है उससे ज्यादा स्पीसीज वो अपने पास रख ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए उसके पास स्पेस नहीं है, फूड नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्सेज की जहां पे कमी होती है वहां पे होता है लॉजिस्टिक मॉडल, ये वाला मॉडल। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझ लो। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब उसके पास अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड स्पेस है भैया, उसके पास अनलिमिटेड जगह है रहने के लिए, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे पिज्जा बर्गर फूड की कोई कमी ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ तो बहुत तेजी से होगी, है ना। लॉजिस्टिक मॉडल में क्या हो, बेचारे के पास लिमिटेड स्पेस है, बस जैसे कि 1 किलोमीटर का एरिया ही लगा लो, बस इतना ही है उसके पास। अब इस इतने में वो कितनी स्पीसीज को रख सकता है ना, नंबर कम ही रखेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। अब ये बताओ, अब हमारे पास जगह ही इतनी सी है, थोड़ी सी जगह है, 1 किलोमीटर का एरिया ही है, तो कंपटीशन तो होगा ना स्पीसीज में। मेटिंग के लिए कंपटीशन होगा, ठीक है, फूड के लिए कंपटीशन होगा, जो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाएगी, जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है वही सर्वाइव करेंगे, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही तो बताता है। ठीक है, फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव, कैरिंग कैपेसिटी होता है, फॉर्मूला ये होता है, यहां से इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैंने वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सो इनिशियली लिमिटेड रिसोर्सेज है, जैसे मैंने बताया एस से यहां तक। ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्या शो करती है? लैग फेज शो करती है बेटा, जब कोई ग्रोथ नहीं होती ना, जैसे कि ये है, ये वाला फेज जो है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होती, इसको हम बोलते हैं लैग फेज, इसको बोलते हैं लॉग फेज, जिसमें ग्रोथ बढ़िया तरीके से होती है, जैसे ये वाले में बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है लॉग फेज। ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन फाइनली एन एसिम्पटोट व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज। एसिम्पटोट कब आता है? यहाँ पे जब ग्रोथ होती नहीं है और जब ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाता है। इसने क्या पूछा है? पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, जब ग्रोथ रुक जाती है तब पॉपुलेशन कहां पहुंचती है? कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचती है भैया, यहां पहुंच गई, इसके बाद ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इसके पास फूड भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, बेचारे के पास रिसोर्सेज की कमी है। इसकी तरह थोड़ी ना है कि इसके पास अनलिमिटेड स्पेस पड़ा हुआ है ना। तो लॉजिस्टिक मॉडल में एल फॉर लॉजिस्टिक से याद रखो, एल फॉर लिमिटेड से याद रखो, लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड फूड, लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आपने रिवाइज करा होगा ना तो ये पक्का आता होगा आपको। ठीक है, मैंने इतनी बार बोल दिया, अब तक तो बैठ गया होगा यहाँ पे। जे शेप ग्रोथ का कहाँ होता है अभी तो बताया बेटा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, लॉजिस्टिक से देखो कितने भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना।
रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। नंबर ऑफ बर्थ क्या बताता है बेटा? इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडिड टू अ इनिशियल डेंसिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ, बर्थ रेट, ठीक है। जैसे कि ये नेटिलिटी कितनी बर्थ हुई है, मोर्टेलिटी कितनी डेथ हुई है। तो बर्थ होगी तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना बेटा, डेथ होगी तो पॉपुलेशन घटेगी। कोई लोग बाहर से आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी, कोई लोग बाहर जा रहे हैं वहां उस जगह से तो पॉपुलेशन कम होगी। इसको आप अपने शहर से लगा लो, ये तुम्हारी सिटी है, ठीक है, यहाँ पे घर है तुम्हारे, कॉलोनी है तुम्हारी, जहां पे भी तुम रहते हो, सेक्टर है तुम्हारा, ठीक है, लोग जा रहे हैं तो इमाइग्रेशन, ठीक है, माइनस होगी पॉपुलेशन, वहां की पॉपुलेशन कम नहीं हो जाएगी। और अगर आपकी कॉलोनी बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, तो लोग आ रहे हैं तो इमिग्रेशन, वहां पे नए बच्चों का जन्म हो रहा है तो नेटिलिटी, ठीक है, और कोई नए बच्चों का जन्म हो रहा है तो नेटिलिटी, कोई बूढ़े लोग या फिर कोई भी लोग जिनका डेथ हो रही है तो उसका मतलब मोर्टिलिटी, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो सेम स्पीसीज प्रेजेंट होती है उन एरिया में वो एक साथ ब्रीड करती है। जैसे कि मैंने आपको ये वाला डायग्राम नहीं दिखाया था। सपोज करो पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे कि मान लो ये ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हो गई आपकी। अभी ये अपने आप में इंटरब्रीड करेंगे, ये सेम स्पीसीज तभी है बेटा जब ये साथ में इंटरब्रीड कर सकती है, ठीक है, जिससे कि बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है भैया सभी इंटरब्रीड करते हो, कोई फर्टाइल कपल्स ही करते हैं, इनफर्टाइल कपल्स थोड़ी ना करते हैं, ठीक है। तो सेम स्पीसीज का मतलब क्या है कि वो साथ में इंटरब्रीड करनी चाहिए, क्या साथ में इंटरब्रीड करनी चाहिए तभी वो सेम स्पीसीज है, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये नहीं कराए, क्वेश्चन नंबर 11, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज डिनोटेड बाय, अभी करवाया था, आर। इसमें तुम ये याद रख लो भैया, एन का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, आर का मतलब रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ रेट, कितनी बर्थ हुई है और उसमें से कितने लोग गए हैं, यानी कि पॉपुलेशन में कितना नेचुरल इंक्रीज हुआ है, बर्थ और डेथ, नेचुरल, नेचर क्या है भैया, बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है, तो उसमें से कितने लोग बचे, कितनी ग्रोथ हो रही है। जहां पे बर्थ ज्यादा हो रही है तो आर ज्यादा होगा, डेथ ज्यादा हो रही है तो आर कम होगा, तो ये पॉपुलेशन का साइज बताएगा ना अल्टीमेटली। ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये बता रखा मैंने, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 करो, नंबर ऑफ डेथ अभी बताया बेटा, मोर्टिलिटी, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन सारे हो गए अपने इससे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, इमिग्रेशन अभी बताया। अभी देखो मैंने आगे वाले सारे क्वेश्चन बता दिए, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना बेटा आपकी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक फॉर्मूला भी होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये आता है ना तो फॉर्मूला तो कर ही लोगे तुम, ठीक है। क्या होता है उसमें, बस कुछ नहीं, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, बस कुछ नहीं, इसमें से माइनस करना है कितने लोग बाहर गए हैं, ठीक है, कितने लोगों की डेथ हुई है, और जो लोग आए हैं ऐड हुए हैं, बर्थ हुई है, जिसकी इमिग्रेशन वैसे रहने के लिए आए हैं उनका प्लस होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, इमाइग्रेशन अभी बताया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब चलो इन वाले क्वेश्चन पे आते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल, एज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है परसेंट इंडिविजुअल, उनके एज के ग्रुप के हिसाब से कौन कितनी एज में है, कौन 0 से 14 है, कौन 14 से 45 है, ठीक है, कौन 45 के अबव है, यानी कि कौन से प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, ठीक है। प्यूबर्टी वाले बच्चे कौन से हैं, प्यूबर्टी सॉरी प्यूबर्टी से पहले वाले बच्चे कौन से हैं, जो बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, जो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, 14 और 45 वाले जो भैया बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में है जो, और जो रिप्रोडक्टिव एज में नहीं है 45 के बाद है, मीनोपॉज के बाद है, वो कौन से हो गए, बूढ़े लोग, ठीक है, वो हो गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि फर्टाइल नहीं है। 14 से 45 वाले कौन से, फर्टाइल कपल्स, उससे पहले वाले प्री रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, ठीक है। ये देखो जी, ये यहाँ पे 0 to 14, 14 to 45, उसके बाद 45 से अबव, ठीक है। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब ये क्वेश्चन करो, ग्रोइंग स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन वेदर इट इज ग्रोइंग, अगर ग्रोइंग होगी ना बेटा तो उसका पिरामिड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। स्टेबल होगी तो जो बच्चे और जो फर्टाइल कपल्स है ना उनका पॉपुलेशन जो है वो परसेंट सेम सेम होगा, ठीक है। डिक्लाइनिंग, भैया बच्चे भी कम है, बूढ़े भी कम है, और जो बीच वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। देखो इससे, इस ग्राफ से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ग्रोविंग पॉपुलेशन कौन सी है, ये वाली, स्टेबल जिसमें
ये सेम सेम है, ठीक है। और डिक्लाइनिंग, भैया पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, बढ़ नहीं घट रही। अब देखो बच्चे ही कम है तो उसकी कैसे ग्रोथ होगी, है ना। बच्चे और बूढ़े कम है तो कैसे ग्रोथ होगी, जो आगे आने वाली जनरेशन है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, दिख रहा है वो तो साफ साफ है ना। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स पार्टीशनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अमंग स्पीसीज। जैसे कि तुमने जो अपना रिसोर्सेज है, जैसे कि ये पेड़ है, तुमने जो रिसोर्स है वो बांट दिया, भैया ये वाली स्पीसीज यहाँ पे खाएगी, ये वाली स्पीसीज यहाँ पे खाएगी, ये वाली स्पीसीज यहाँ पे खाएगी, ठीक है। तुमने टाइम भी अलग अलग कर दिया कि तुम दिन में खाओगे, तुम दोपहर में खाओगे, तुम रात में खाओगे। ये वाला कौन से मॉडल का एग्जांपल है, कौन से एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, बताओ। वार्बलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पे, उसी का है ना। सॉरी, मैकार्थर थ्योरी ने, मैकार्थर थ्योरी दी थी उन्होंने, वार्बलर स्पीसीज पे काम किया था। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही पेड़ पे रह रही थी, सब अलग अलग टाइम पे आ रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, उनके बीच में कंपटीशन कम हो रहा था, कंपटीशन रिड्यूसिंग, कंपटीशन कम हो रहा था। देखो जी, ये आपके लिए लेके आए हैं बना के नोट्स, है ना। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, मतलब साथ साथ रहेंगे और कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन कम हो जाएगा, डिफरेंट टाइम पे आएंगे, डिफरेंट फॉरगिंग पैटर्न होंगे, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी। अब तुमने जो पिज्जा था तुम्हारा बच्चों, वो तुमने बांट दिया, अब लड़ाई कैसे होगी, मैं 3 स्लाइस तू खा ले, 3 स्लाइस तू खा ले, या फिर ऐसे बांट दो, अलग अलग वे से बांट दो, या तो टाइम अलग अलग कर दो, है ना। या फिर टमाटर तू खा ले, प्याज तू खा ले, ये सब चीजें कर दो, है ना। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी। किसी स्पीसीज को टमाटर पसंद होगी, किसी को कैप्सिकम पसंद होगी, है ना। तो ऐसे, तो इस पेड़ के ऊपर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया मैकार्थर ने, कि 5 जो स्पीसीज है ना वो अलग अलग टाइम पे आ रही थी, अलग अलग खा रही थी, कोई प्लांट सैप खा रही है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है ना। ठीक है, मैकार्थर शो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज का नाम पूछा है वॉर्बलर, अभी बता दिया। देखो जी, एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो तुमको पता होना चाहिए। एक होता है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस, ये मैंने बता दिया है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाले से अब आएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट कोएग्जिस्ट। मैन, कोई 2 स्पीसीज हैं, एक ये स्पीसीज है, एक ये स्पीसीज, चलो तीसरी ले लो, कोई भी ले लो स्टार, ये स्पीसीज है ए बी सी, ये एक साथ क्यों नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती, जब अपने पास लिमिटेड चीजें होंगी, है ना। लिमिटेड बर्गर है, लिमिटेड पिज्जा है आपके पास, रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, तभी वो नहीं रह सकती। और इस जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम क्या है, गोज ने दिया था ये, है ना, गोज एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, इन म्यूचुअलिज्म बोथ स्पीसीज गेट फ्रॉम द इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को क्या मिलता है उस इंटरेक्शन से, जैसे कि एक राम है एक श्याम है, या फिर कोई और लगा लो, मतलब तुम हो और तुम्हारा डॉग है, ठीक है, 2 अलग अलग स्पीसीज होगी। एक दूसरे को क्या मिल रहा है, तुमको गार्ड डॉग कर रहा है, वो तुम्हारे घर की रखवाली कर रहा है, ठीक है, और डॉग को वहां पे फूड मिल रहा है, तो म्यूचुअलिज्म हो गया ना, दोनों को फायदा हो गया। तो क्या, बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना बच्चों। अब देखो जी, इसी वाले से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए, अगर तुमको ये समझ नहीं आता तो भैया, प्लस का मतलब है बेनिफिट और नेगेटिव का मतलब है हार्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को हार्म होता है, प्रिडेशन में भैया एक एक शिकारी होता है, एक बेचारे का शिकार होता है ना। तो प्रिडेटर को फायदा होता है, उसका पेट भर जाता है, और प्रे का नुकसान हो जाता है, बेचारे की जान चली जाती है ना। पैरासिटिज्म में पैरासाइट अपने जैसे कि स्किन के ऊपर रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, इंटेस्टाइन में रह रहा है, उसको वहां से नरिशमेंट मिल रही है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, मतलब कुछ चूस रहे हैं। तो पैरासाइट का तो बेनिफिट हो गया, होस्ट का क्या हो गया, नुकसान हो गया। कमेंसलिज्म में भैया एक का बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का कोई फायदा नहीं हो रहा है। एमेंसलिज्म बेचारे का नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, अनअफेक्टेड मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब होता है प्रेडेटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन, दे कीप, किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है प्रेडेटर, प्रेडेटर किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, शिकारी किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा बच्चों, प्रे की पॉपुलेशन को। अगर प्रेडेटर अपना प्रे स्विच कर दे, दूसरा प्रे खाने लग जाए, उसको ना खाए, तो क्या होगा, प्रे की स्पीसीज तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो प्रिडेशन है ना बेटा, वो प्रे और प्रिडेटर दोनों की जो स्पीसीज हैं उनको मेंटेन करता है, उनका जो नंबर है वो मेंटेन करता है, ठीक है। क्या, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन, ठीक है, दोनों की, दोनों स्पीसीज की कंट्रोल करता है क्या, प्रे की पॉपुलेशन, ठीक है। अगर प्रीडेटर ज्यादा हो जाएंगे, अगर प्रीडेटर ज्यादा हो जाएंगे भैया, खाने वाले ज्यादा हो गए, शिकारी ज्यादा हो गए, तो क्या बचेगा, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रे तो कम नंबर में है ना, छोटे छोटे प्रे तो कम नंबर में, और ये खाने वाले बहुत ज्यादा है।
तो ये प्रे एक्सटिंक्ट हो गया। अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो थोड़े दिन बाद प्रेडेटर को भी खाना नहीं मिलेगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे चीजों को लिंक करो कि तुम्हें क्या पता है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू द ऑस्ट्रेलिया, स्प्रेड रैपिडली मिलियन हेक्टेयर्स। ठीक है, प्रिकली पेयर कैक्टस जो था ना, ये भैया बहुत ज्यादा फैल गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। फाइनली अंडर कंट्रोल कब हुआ कंट्रोल? जब उसके ऊपर खाने वाला कुछ तुम इंट्रोड्यूस कर दोगे। क्या किया था उन्होंने? मौत किया था। जो कैक्टस को जो चीजें खाती हैं उसका मौत क्या है? प्रेडेटर है। ठीक है, और ये कैक्टस प्लांट इसका प्रे बन गया। अब जब ये प्रेडेटर इन्होंने डाल दिया, ऐड कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल में आ ही जाएगी। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में सब जगह क्या कैक्टस ही कैक्टस दिख रहे थे। ठीक है, तो ये सही है ना, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है। प्रिकली पियर कैक्टस वाला एग्जांपल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक ये पिजास्टर फिश वाला कि ये हटा दी गई थी, ये हटा दी गई थी तो इसका प्रे एक्सटिंक्ट हो गया था, और यहाँ पे कुछ इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज थी, वो भी एक्सटिंक्ट हो गई थी, रिम चली गई थी। ठीक है, अब देखो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पिजास्टर फिश इज इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। व्हेन ऑल द पिजास्टर फिश रिमूव, तो क्या किया था, क्या हुआ था, हुआ क्या था, रिजल्ट क्या था उसका कि 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकेम एक्सटिंक्ट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट की जो 10 स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आपस में ही लड़ मर के, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी कि वो जो प्रे वाली स्पीसीज थी वो आपस में ही लड़ मर के खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये वाले जो एग्जांपल है ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन भर भर के आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, इफ अ प्रेडेटर इज ओवर एक्सप्लॉइट, अगर प्रेडेटर ज्यादा हो जाएगा, मैं पीछे करवा चुकी हूँ ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज। अगर प्रेडेटर ज्यादा हो गया तो प्रे बिकम एक्सटिंक्ट, प्रे तो खत्म हो जाएगा ना बेटा, खाने वाले ज्यादा है तो प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉलोइंग इज द प्रेडेटर विल बिकम आल्सो एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड। उसके बाद क्या होगा? प्रे एक्सटिंक्ट हो गया, अब ये इसको खा रहा था, ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा? प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो भी खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, है ना। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड। कुछ इंसेक्ट और कुछ भैया आपके मेंढक होते हैं जो कि क्रिप्टिक कलर अपने अंदर ले आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है कि प्रेडेटर उनको खा ना जाए, बेचारों को छुपना है। छुपेंगे कहाँ पे? मान लो किसी प्लांट के अंदर छुपना है तो सूखी लकड़ी जैसा अपनी कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, कहीं और जगह छुपना है, ग्रीन कलर की ग्रास में छुपना है ना, तो फ्रॉग अपने आप को ग्रीन कलर का कर लेगा। तो ऐसे, तो ये सब कैमोफ्लेज्ड होता है, कैमोफ्लेज्ड। ठीक है, कि जो एनवायरमेंट है उसी जैसा खुद को बना लेना, ताकि जो प्रेडेटर है उसको आसानी से ना ढूंढ पाए। उसके ही मतलब मैं जो नोट्स है ना उसमें इसका पिक लेके आऊंगी ताकि कैसा दिखता है ये सब। ठीक है, जो प्लांट डिफेंस होता है वो तो ये होता है बेटा, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस और केमिकल डिफेंस। एनिमल डिफेंस में कैमोफ्लेज, पॉइजनस मोनार्क बटरफ्लाई होती है जो पॉइजन रिलीज करती है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फीडिंग ऑन प्लांट सैप। अब जो प्लांट की सैप के ऊपर खाएगी इंसेक्ट, उसको तुम क्या बोलोगे? फाइटोफैगस, फाइटोफैगस ही बोलोगे ना। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ज्यादा इफेक्ट होता है ना वो किसके ऊपर पड़ता है बेटा? हर्बीवोर्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ना कि कार्निवोर्स पे। ज्यादा सिवियर इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हर्बीवोर्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, देखो जी ये रहा, नहीं, 25% ऑफ इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, प्रेडेशन का एग्जांपल है, स्टेटमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी की। प्लांट इवोल्व डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरी। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस क्या होते हैं? जो कि अकेसिया और कैक्टस में होते हैं। कैक्टस तुमने देखा हुआ है, कांटे कांटे होते हैं। तो थ्रोन्स, प्लांट अपने ऊपर क्या डिफेंस मैकेनिज्म लेके आता है? कांटे, ताकि कोई हर्बीवोर आके उसको खा ना जाए। ठीक है, अब चलो हर्बीवोर ने उसको खा भी लिया तो उस प्लांट की जिम्मेदारी है हर्बीवोर को बीमार करना। ठीक है, फिर क्या करेगा? हर्बीवोर ने एक बार तो वो प्लांट खा लिया, फिर हर्बीवोर बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ जाएगा तो हर्बीवोर उस प्लांट के पास क्यों जाएगा जो वो बीमार पड़ रहा है, तो है ना। तो केमिकल कौन कौन से रिलीज होते हैं? निकोटिन, कैफीन, क्विनाइन और ओपियम। ये तुमको एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये वाले केमिकल। आफ्टर दैट हर्बीवोर गेट सिक, थ्रोन उसको कांटे चुभ जाएंगे, उस प्लांट के पास नहीं जाएगा। केमिकल्स भैया, बीमार पड़ जाएगा बेचारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 29 में क्या है? गोज एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने करवा दिया था ये। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज है वो कम है
तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली इलिमिनेट द सुपीरियर स्ट्रॉन्ग स्पीसीज किसको इलिमिनेट कर देती है, वीक वाली को। इनफीरियर इसका आंसर है बेटा, इनफीरियर। ठीक है, इनफीरियर वाली स्पीसीज को वहां से भगा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 30, एबिंगटन टोरटॉइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड। जो गोट्स थी वो भैया इंट्रोड्यूस कर दी थी। अबिंगटन टोरटॉइस क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे, क्योंकि वहां पे गोट्स आ गई थी। क्यों आ गई थी भैया, और ये वाली स्पीसीज क्यों एक्सटिंक्ट हो गई थी, अबिंगटन टोरटॉइस, ये वाले अबिंगटन जो कछुए हैं ये क्यों चले गए थे, क्यों एक्सटिंक्ट हो गए थे? क्योंकि जो ये गोट्स थी ना, इनकी बेटा घास चरने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी, चराई करने की इनकी बहुत सारा कैपेसिटी थी, सारी घास खत्म कर दी। ठीक है, तो ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, इन जनरल हर्बीवोर एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन कार्निवोर्स। अभी मैंने पीछे करवाया था कि जो हर्बीवोर है ना उनके ऊपर ज्यादा सीवियर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कंपटीशन का। अब बेचारे हर्बीवोर भाग भी नहीं सकते, उनके पास जड़ें हैं, जमीन में गड़ी हुई हैं। एनिमल्स तो क्या होता है, उनका प्रीडेटर आता है तो भाग जाते हैं, अपने बचने की तो कोशिश करते हैं ना। जैसे कि लायन है, लायन डीर को मार के खाते हैं, ठीक है, सबको पता है। लेकिन डीर भागने की तो कोशिश करता है, हर्बीवोर के पास, बेचारे के पास ये भी नहीं है कि वो भाग जाए, उसकी तो बेचारे की जड़ें हैं, है ना। अच्छा, ये तो प्लांट का बता दिया मैंने, प्लांट का डिफेंस। ठीक है, अगर कोई प्लांट है वो अपने ऊपर कांटे क्यों लेके आता है, ठीक है, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, कांट रन अवे। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 32, को एग्जिस्टेंस मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग किस लिए होती है? टू स्पीसीज अवॉइड कॉम्पिटिशन, यस, बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। खाने का टाइम भी अलग अलग कर लिया, डिफरेंट फॉरगिंग पैटर्न, वेस्ट टाइम, ये सब चीजें उन्होंने अलग अलग कर ली, इसलिए उनकी लड़ाइयां कम हो गई। ठीक है, पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, उसको तुम बोलते हो एक्टोपैरासाइट। ये है इसके एग्जांपल। क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैच द फॉलोइंग में, लाइस, टिक्स, तुम्हारे सर में जुएं और डॉग्स के ऊपर टिक्स, कॉपीपोडन मरीन फिश, कस्केटा पैरासिटिक प्लांट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट। कस्केटा प्लांट जो हेज होती है ना आपके पार्क में, उसके ऊपर मिलती है, ठीक है, बेल उसकी। ये एग्जांपल है एक्टोपैरासाइट के, लाइस, टिक्स, ये सब। और ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है कुकू और क्रो वाला। आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, बेटा एंडोपैरासाइट जो अंदर रहते हैं, ठीक है, किडनी, लंग्स, आरबीसी, लीवर, आपके इंटेस्टाइन, इन सब में। ये है इसके एग्जांपल, लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी। ठीक है, टेप वॉर्म में एक एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है, ये आपका पीवाईक्यू है नीट का। ठीक है, टेप वॉर्म किसका एग्जांपल है? एंडोपैरासाइट का। ब्रूड पैरासिटिज्म अभी बताया, कुकू, जो कोयल होती है ना वो बर्ड के नेस्ट में, जो कोयल होती है ना वो क्रो के नेस्ट में अंडे दे देती है। ये देखो जी, कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट। ठीक है, कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक होता है। अगर सेम स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है ना बेटा, तो वो क्या है? इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ठीक है। कमेंसलिज्म में ये आप एग्जांपल याद रख लेना, मैं इसके क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, ठीक है। ऑर्किड एक एपीफाइट प्लांट है जो कि मैंगो के ऊपर ग्रो करता है। जैसे कि ये मैंगो ट्री है और जो ऑर्किड वाला प्लांट है वो इसके ऊपर ग्रो करेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना, घने फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे क्या होता है, धूप नहीं जगती है, तो ये ऑर्किड प्लांट इसके ऊपर चढ़ जाता है मैंगो ट्री के ऊपर और ऊपर धूप सेकता है, ठीक है। तो मैंगो ट्री का तो कोई नुकसान नहीं हुआ और ऑर्किड का फायदा हो गया। बार्निकल्स ऑन व्हेल, व्हेल के ऊपर बार्निकल्स होते हैं, उनको बेचारे को फूड मिलता है वहां से। क्लोनफिश ऑन सी एनिमोन टेंटिकल्स, देखो जी, ये सी एनिमोन है, ठीक है, इसके टेंटिकल्स होते हैं ऐसे, ये पॉइजनस होते हैं, तो क्लोन फिश इन टेंटिकल्स के बीच में आ जाती है। अब बीच में आ जाएगी तो क्या होगा, वो अपने प्रीडेटर से बच जाएगी, क्योंकि जो क्लोन फिश के जो सी एनिमोन के जो टेंटिकल्स है वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए क्लोन फिश वहां पे छुप के बैठ जाएगी, बच जाएगी अपने प्रीडेटर से, ठीक है। क्लोन फिश का तो फायदा हो रहा है, लेकिन सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो, अमेंसलिज्म का एग्जांपल है, ब्लैक वॉलनट केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, एप्पल प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी।
ये एग्जांपल है पैरासिटिज्म, ये मैंने करवा इसके मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं। बस क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैरासाइट होता है उसके पास क्या होते हैं। एक तो ऑर्गन नहीं होते, उसको ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, नरिशमेंट तो यहाँ से लेना होता है, पका पकाया खाना भी यहाँ से लेना होता है, तो डाइजेस्टिव वगैरह ये सब सिस्टम उसके अंदर नहीं होते। उसके अंदर होता है चिपकने वाली चीजें, सकर्स, क्लिंग्स, हुक्स, ये सारी चीजें, ठीक है, सॉरी हुक्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है पैरासाइट के बाद। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अब उसको अपना नंबर भी तो बहुत ज्यादा करना है ना, तो उसकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, ताकि वो अपने होस्ट के ऊपर जाके बहुत ही ज्यादा नंबर अपना बढ़ाए, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रिडेशन, म्यूचुअलिज्म, इन सब के एग्जाम्पल अपने याद करो, और यही से क्वेश्चन आएंगे मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बन सकते थे एनसीईआरटी से वो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इससे इससे भी कम क्वेश्चन लग रहे हैं कि भाई नहीं ये तो हमारे कम ही क्वेश्चन हुए, तो आप एक और मेरी वीडियो देख सकते हो एनसीईआरटी की, उसमें मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वही बनाए हैं। हर लाइन से मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में बनाए थे, ये तो थे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो थे फिल इन द ब्लैंक्स। एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन ले ली मैंने और वहां से क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। यहाँ पे उसमें है एमसीक्यू, ठीक है, वहां पे आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, उससे कर सकते हो, तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगी। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा शायद, बताओ कमेंट करना कौन सा चैप्टर लेके आऊं, ठीक है। तो चलो बाय, बढ़िया से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो। ये नहीं है तुम एक चैप्टर को 4 बार रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा बेटा कितने पानी में हो तुम लोग, ठीक है। तो जितना रिवाइज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा।